नमस्ते। कभी सोचा है कि एक शांत तालाब में फेंके गए पत्थर से बनी लहरों में, एक गिटार के तार की झंझनाहट में और डॉक्टर की अल्ट्रासाउंड मशीन में, इन सब में कॉमन क्या है? जवाब है तरंगें। ये प्रकृति की एक ऐसी ताकत है जो हमारे चारों ओर हर जगह मौजूद है, भले ही हम उन्हें देख पाएं या नहीं। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम तरंगों के पीछे के विज्ञान को समझेंगे, एक साधारण से समीकरण से शुरू करके उन जबरदस्त टेक्नोलॉजीज तक जो आज हमारी दुनिया को बदल रही हैं। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और तरंगों की इस कमाल की दुनिया को समझते हैं। अब इसके पीछे की मैथ्स में घुसने से पहले हमें तरंगों की अपनी एक भाषा सीखनी होगी, कुछ बेसिक शब्द जो हमें उनकी चाल और उनकी ताकत को समझने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले आता है आयाम यानी एम्पलीट्यूड। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक लहर की ऊंचाई या उसकी इंटेंसिटी है। मतलब लहर में कितनी जान है ये उसका एम्पलीट्यूड बताता है। हाँ, बस ये सोचिए कि लहर कितनी ऊपर तक जाती है। जब कोई वेव गुजरती है तो कोई भी पार्टिकल अपनी नॉर्मल पोजीशन से जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर या नीचे जाता है, बस वही दूरी उसका एम्पलीट्यूड है। और एक बात याद रखने वाली है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ही ज़्यादा एनर्जी। ओके, अगला है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। ये दरअसल लहर के वाइब्रेशन की स्पीड है। इसको हर्ट्ज में नापते हैं। इसे ऐसे समझिए कि एक सेकंड के अंदर कोई पार्टिकल कितनी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, बस वही उसकी फ्रीक्वेंसी है। वाइब्रेशन जितना तेज, फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा। और तीसरा जरूरी टर्म है वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। ये एक पूरी वेव की लंबाई होती है। मतलब अगर आप लहर की एक चोटी से अगली चोटी तक की दूरी नाप लें, बस वही है वेवलेंथ। ठीक है, तो अब हम तरंगों की भाषा के बेसिक्स जानते हैं। तो अब वक्त है उस मास्टर इक्वेशन को देखने का, वो गणितीय कोड जो इन तरंगों की हर हरकत को कंट्रोल करता है। ये वो चाबी है जिससे सारे दरवाजे खुलते हैं। ये देखिए, y = a sin ωt। अब ये देखने में शायद सिर्फ एक फॉर्मूला लगे, पर असल में ये किसी भी लहर का सोर्स कोड या उसका डीएनए है। इसे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। यहाँ y ये बताता है कि किसी भी टाइम t पर लहर का कोई कण अपनी जगह से कितना ऊपर या नीचे है। a तो हमारा एम्पलीट्यूड है ही, यानी मैक्सिमम ऊंचाई। और ओमेगा यानी ओमेगा हमें लहर के वाइब्रेशन की स्पीड बताता है। बस इसी एक इक्वेशन से सब कुछ पता चल जाता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? फिजिसिस्ट सिर्फ इसी एक इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। फिर मैथ्स के एक टूल जिसे डिफरेंशिएशन कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके वो लहर की वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड निकाल लेते हैं। और फिर से वही प्रोसेस करके उसका एक्सेलरेशन यानी उसकी स्पीड में कितना बदलाव आ रहा है ये भी पता कर लेते हैं। अब हमें मैथ्स की डिटेल में नहीं जाना है, बस ये समझना है कि कैसे एक ही कोड से लहर की पूरी कहानी सामने आ जाती है। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि एक लहर चलती कैसे है, पर अब सवाल ये है कि वो अपने साथ कितनी एनर्जी लेकर चलती है। चलिए अब मोशन से एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी लहर की जो टोटल एनर्जी होती है ना, वो दो चीज़ों से मिलकर बनती है। पहली है काइनेटिक एनर्जी, यानी वो एनर्जी जो पार्टिकल्स के हिलने डुलने से आती है। और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी, जो स्टोर्ड एनर्जी होती है। इन दोनों को मिलाकर ही लहर की पूरी ताकत बनती है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बदलती रहती हैं, लेकिन लहर की टोटल एनर्जी हमेशा एक जैसी यानी कांस्टेंट रहती है। और ये फॉर्मूला हमें एक कमाल की चीज़ बताता है, वो ये कि एनर्जी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है। इसका मतलब अगर आपने एम्पलीट्यूड को डबल किया तो एनर्जी 4 गुना बढ़ जाएगी। है ना कमाल? चलिए अब तरंगों की फैमिली के बारे में जानते हैं। इनके चलने के तरीके के हिसाब से इन्हें दो मेन ग्रुप्स में बांटा जाता है। तो ये हैं वो दो टाइप। पहला है ट्रांसवर्स वेव्स। इसमें पार्टिकल्स ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं जबकि लहर आगे बढ़ती है, जैसे पानी में लहरें, मतलब मोशन परपेंडिकुलर होता है। और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें पार्टिकल्स आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं, ठीक उसी डायरेक्शन में जिसमें लहर जा रही है, यानी पैरेलल मोशन। इसे और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगे लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। वो हवा में दबाव बनाती और कम करती हुई आगे बढ़ती हैं। और ट्रांसवर्स वेव्स का बेस्ट एग्जाम्पल है लाइट वेव्स या पानी की लहरें, जिनमें ऊपर नीचे चोटियां बनती हैं जिन्हें हम देख भी सकते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर,
हम बात करेंगे उन तरंगों की जिन्हें हम देख या सुन नहीं सकते, पर जिनकी ताकत हमारी दुनिया बदल रही है। ये हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये असल में साउंड वेव्स ही हैं, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी हाई पिच होती है कि हमारे कान इन्हें सुन ही नहीं सकते। अदृश्य, अनसुनी, पर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। आमतौर पर हम इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकते हैं। अल्ट्रासाउंड इस 20,000 हर्ट्ज की लिमिट के पार शुरू होता है। यही वो लाइन है जो नॉर्मल आवाज़ को उस ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी से अलग करती है जो आज मेडिकल और इंडस्ट्री में क्रांति ला रही है। मेडिकल फील्ड में इसके कमाल तो देखिए। सोनोग्राफी से डॉक्टर शरीर के अंदर देख पाते हैं। मांसपेशियों के दर्द के इलाज में इसका इस्तेमाल होता है। हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड यानी HIFU से बिना सर्जरी के कैंसर सेल्स को खत्म किया जाता है। यहां तक कि किडनी स्टोन तोड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और बात सिर्फ मेडिकल तक ही सीमित नहीं है। सोनार टेक्नोलॉजी इन्हीं तरंगों का इस्तेमाल करके समंदर की गहराइयों का नक्शा बनाती है। बड़ी बड़ी मशीनों और स्ट्रक्चर्स में छिपे क्रैक्स का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बहुत ही बारीक वेल्डिंग करने और नाजुक चीजों की सफाई के लिए भी अल्ट्रासोनिक्स का ही सहारा लिया जाता है। इसके यूजेज की लिस्ट बहुत लंबी है। और इससे पहले कि हम इसे इंसानी दिमाग की उपज मान बैठें, ये याद रखना जरूरी है कि प्रकृति ये काम हमसे बहुत पहले से करती आ रही है। चमगादड़ और डॉल्फिन लाखों सालों से इन्हीं अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल करके अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढते हैं और शिकार करते हैं। तो देखिए, हमने कहां से शुरू किया था, एक सिंपल से फॉर्मूले से, और हम कहां तक पहुंच गए। उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स को समझकर आज हम समंदर की गहराई नाप सकते हैं और इंसान के शरीर के अंदर तक देख सकते हैं। यही है फंडामेंटल फिजिक्स की असली ताकत। ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर अल्ट्रासोनिक्स हमें वो देखने की ताकत देता है जो अनदेखा है, तो जरा सोचिए और कौन कौन सी अदृश्य तरंगे हैं, रेडियो वेव्स से लेकर ग्रेविटेशनल वेव्स तक, जो ठीक इसी पल हमारी दुनिया को बदल रही हैं और शायद बस इस इंतजार में हैं कि हम उन्हें खोज निकालें।